बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का CL करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। इसका पार्ट 1 यानी कि हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, जो एक दो बची हैं और थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए पार्ट 2 हम लेके आए हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेके। और जो कंसंट्रेशन टर्म सबसे पहले आपके सामने है वो क्या है? नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी आपने पढ़ा था, मोलैलिटी पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास नॉर्मेलिटी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर? जैसे मोलैरिटी में आप किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट का डालते थे, यहाँ पे आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करना है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है पहले इसको समझना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बना यहाँ से वो क्या है हमारे पास? कैपिटल N से डिनोट करेंगे, और नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और किस में डिसॉल्व किए हैं आपने? ये 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको आपको पहले लीटर में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से यूनिट बता दो सर क्या बनेगी इसकी। तो यार अभी आपको मोलैरिटी अगर याद हो तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती थी? मोल, है ना। और वॉल्यूम तो लीटर में हम लेते ही थे डेफिनेशन में। तो उसी तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट भी ग्राम इक्विवेलेंट रहेगी, और वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? लीटर। तो पूरे नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या कहीं कहीं पे इसको नॉर्मल भी बोल दिया जाता है ना, या फिर केवल आपको कैपिटल N से भी मिल जाएगा। तो इस तरीके की यूनिट अगर किसी क्वांटिटी के आगे लिखी है, मतलब वहाँ पे आपको क्या दिया गया है? वहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी गिवन होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राम इक्विवेलेंट को इलेबोरेट करते हैं, देखना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे ओपन करोगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके। तो अब इक्विवेलेंट देखो कैसे निकालोगे, ठीक। तो यहाँ पे आप गिवन वेट को डिवाइड करोगे किससे? इक्विवेलेंट वेट से, है ना। वहाँ पे गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से करते थे क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते थे। बाकी कहानी ऐसी रहेगी, ठीक है। अब सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये देखो। तो गिवन वेट तो वो होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको उस स्पीशीज का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर करना होगा, है ना। किस मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर दो? N फैक्टर से। तो क्या आता है? इक्विवेलेंट वेट आता है। अब मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे एटम्स का वेट ऐड करके आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। फिर जब मैं N फैक्टर की बात करूं तो N फैक्टर हर स्पीशीज के लिए अलग होता है, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग और सॉल्ट के लिए अलग। तो इसको सेपरेटली ही देखेंगे। यहाँ से और क्या फॉर्मूला बन रहा है वो देखना आप। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से क्या मिल जाते थे? नंबर ऑफ मोल्स, N से लिख रहा हूं, और ये N फैक्टर कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमें क्या मिल गया नॉर्मेलिटी का? नंबर ऑफ मोल्स इंटू N फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर किसी को इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले। बाकी सारे फॉर्मूले हैं किसके लिए? नॉर्मेलिटी के लिए। डिपेंड करेगा हमें क्वेश्चन में डाटा कैसा दिया है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको N फैक्टर निकालना बताता हूँ, ठीक है। N फैक्टर से ही हम नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे। चलो तो अगर हम N फैक्टर की बात करते हैं आपसे, तो N फैक्टर में देखो क्या होगा। N फैक्टर निकालने के लिए आपको पहले तो टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो आपको दिया गया है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। दिया क्या है एक्चुअल में, ये दिख रहा है? हाँ ठीक है। चलो तो N फैक्टर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड दिया गया है उसका नेचर कैसा है, मतलब वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कोई सॉल्ट है। तो अगर एसिड्स की बात करूं मैं, है ना, एक एक करके आपको दिखाता हूं एसिड्स के लिए क्या होगा N फैक्टर। देखो अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड होते क्या हैं?
सर वो मॉलिक्यूल्स या वो स्पीसीज जो एक्वस सॉल्यूशन में जाके H+ आइंस देते हैं, ठीक है। तो जो एसिड जितने H+ आइंस दे रहा होगा वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा, और उसी को आप बेसिसिटी भी बोलते हो। कोई एसिड कितना H+ दे रहा है वो उसका एन फैक्टर, और उसी को बेसिसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड बाय इट, और इसी को आप बोल देते हो क्या, इसी को आप बेसिसिटी बोलते हो, ठीक है। तो अब मैं कुछ एसिड्स आपके सामने लिख रहा हूं, आप देख के बताना कि कौन सा एसिड का क्या एन फैक्टर होगा। जैसे HCl है, अब यहां देख के बताओ होता क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें कितने H नज़र आ रहे हैं आपको, एक, तो HCl का एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिखूं अगर H2SO4, तो यहाँ देखो आपको कितने H नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको 2 H दिख रहे होंगे, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये है आपके सामने फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, यहाँ कितने H हैं, 3, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। लेकिन जो इसके और भाई बंधु हैं जैसे H3PO3, तो यहाँ आपको देख के लगेगा कि एन फैक्टर कितना होना चाहिए सर, 3 होना चाहिए, 3 H है, बट यहाँ पे एन फैक्टर क्या आता है, 2। अभी बताऊंगा कैसे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं H3PO2 की, तो यहाँ भी आपको कितने H दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको 3 H दिख रहे होंगे, देख लो, लेकिन यहाँ पे जो एन फैक्टर आया वो 1 आया। अब ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो सारी कहानी खराब कर रहा है। देखो H+ वही वाले निकलते हैं जिनके जो H के पास क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन भी किसी और ने ले लिया तो वो तो कहता है भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, है ना, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो देखो तो उसके साथ में कोई ऐसा एटम लगा है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भी या नहीं है। चलो, तो वही H निकलते हैं जो ऑक्सीजन के थ्रू लगे हों। तो अगर मैं H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाऊं आपके सामने, देखना, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आता है। अब इसमें जो तीनों H हैं उनको आप ध्यान से देखना, वो पहले ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं फिर फॉस्फोरस से, तो ये तीनों H निकल सकते हैं। लेकिन जब आप किसकी बात करोगे, अगर आप H3PO2 की बात या 3 की बात करोगे तो देखना H3PO3 का स्ट्रक्चर, ये लो, 3 H 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस आपका यूज हो गया। तो यहाँ देखो कितने H निकलेंगे, ये वाला H ऑक्सीजन से लगा ही नहीं है, ये दोनों H लगे हैं, तो ये दोनों निकलते हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर 2 हो जाता है। ये तीसरा लिखा है H3PO2, इसको देखो यहाँ कितने H लगे हैं ऑक्सीजन के थ्रू, सर एक ही है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होता है, 1। तो आप ध्यान रखना फॉस्फोरस के एसिड्स के केस में स्ट्रक्चर से एन फैक्टर दिया जाता है, औरों में भी दिया ही जाता है स्ट्रक्चर से, बट जो स्ट्रक्चर से आए और जितने H+ मॉलिक्यूल में दिखे दोनों क्या होते हैं, सेम, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो इनको आप स्टार बना लेना H3PO3 पे और H3PO2 पे। यहाँ जितने H+ दिखते हैं वो H+ सारे के सारे रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने एसिड्स का देख लिया क्या, एन फैक्टर। अब अगर मैं बेसिस के एन फैक्टर की बात करूं आपसे, देखो बेसिस का एन फैक्टर कैसे आएगा यार, बेस क्या होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाके क्या दे दें, H+ आयंस दे दें, है ना। तो बेस वही चीज़ होती है सर जो सॉल्यूशन में जाके OH- आयंस दे देते हैं। और कौन से वाले OH- आयंस निकलेंगे, जैसे H+ वो वाले निकल रहे थे जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड थे, तो OH- वो वाले निकलेंगे जो मेटल के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ अब बेसिस के एन फैक्टर की, देखना आप बेसिस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ OH- आयंस रिलीज बाय इट। जो भी बेस जितने OH- आयंस रिलीज करेगा वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा, ठीक है। और उसको आप एसिडिटी भी बोलते हो, उसको क्या बोल दोगे, उस बेस की क्या है वो, एसिडिटी है, ठीक है। चलो कोई एग्जाम्पल बता दो सर, देखो एग्जाम्पल देखो आप लोग, NaOH है, पहले बताओ ये बेस है, हाँ, OH- आयंस हैं कितने, 1, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। इसको देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH हैं, 2 हैं, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। और अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो
सारे OH मेटल के थ्रू कनेक्टेड हैं, सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है और एल्यूमिनियम भी मेटल है। तो मेटल के थ्रू जो कनेक्टेड OH माइनस आयंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और आप उनको क्या कह देते हो, आप उनको बोल देते हो वो एन फैक्टर है। ठीक, सॉल्ट्स का और देख लो, एन फैक्टर है ना, सॉल्ट का एन फैक्टर और देख लो, देखो यहाँ पे आ जाएगा ना, देखते हैं चलो। अगर मैं सॉल्ट्स के लिए बात करूं तो सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर क्या होगा, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर बच्चों या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेना आप उस पर, ठीक है, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। जो वैल्यू होगी टोटल पॉजिटिव चार्ज की या टोटल नेगेटिव चार्ज की, वही क्या कहलाएगा, सॉल्ट का एन फैक्टर कहलाएगा। तो अगर मुझे एन फैक्टर के लिए एग्जाम्पल तो पिक करना पड़ेगा, जैसे NaCl है, आप सबको पता है ये ब्रेक होके क्या क्या दे देगा, Na+ और Cl-। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे, टोटल पॉजिटिव भी 1 है सर, नेगेटिव भी 1 है, तो NaCl का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको देखो मैग्नीशियम सल्फेट को, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम 2+ आयंस हैं और सल्फेट 2- आयंस हैं। तो अगर आप टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देखोगे तो वो कितना आ रहा है, वो 2 के इक्वल आ रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमें पता होगा तो हम क्वेश्चंस में एन फैक्टर निकाल देंगे, और एन फैक्टर निकाल देंगे तो हम क्या निकाल पाएंगे, नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको नोट करो आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। देखो एन फैक्टर तो हो गया सर, उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हाँ ठीक है, पढ़ते हैं इसको। अगर किसी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा, देखना। डाइल्यूशन का मतलब बताओ पहले क्या होता है ना। जैसे वो दूध वाले भाई साहब आते होंगे देने के लिए, तो कहीं मोटरसाइकिल रोक के पहले ही वो उसमें गंगा जल यानी कि अमृत मिला देंगे, जल ही जीवन है ना, तो कहते हैं लाओ मिला ही दें इसमें। तो हुआ क्या मिल्क का अमाउंट कम ज़्यादा हुआ, भाई जितना मिल्क वो घर से लेके आए थे, मिल्क तो उनके कंटेनर में उतना ही रहा, बट कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ गई, जो कंटेनर के अंदर सब्सटेंस रखा गया उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, मिल्क का अमाउंट उतना ही रहा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो किसका आया, वाटर का। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने का मतलब होता है कहीं पे भी जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका अमाउंट तो चेंज ना हो, बट ओवरऑल वॉल्यूम में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। देखो इसको समझते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स के। ठीक है, देखो यहां पे कोई एक सॉल्यूशन था जिसकी वॉल्यूम थी V1 और मोलैरिटी थी M1। ठीक है, मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1। अब इसमें किया क्या, इसमें हमने कुछ वाटर ऐड कर दिया। किसी भी चीज का सॉल्यूशन था, मान लो किसका था, आपका शुगर का सॉल्यूशन था। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन रख रखा है आपने वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा, वॉल्यूम बदलेगी। जाहिर सी बात है यार, वाटर ऐड करोगे तो क्या बदलेगी, वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम बदल गई तो मोलैरिटी भी बदलेगी, बिकॉज मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लेकिन एक बात बताओ, जो तुमने शुगर डिसॉल्व करी थी पहले सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्या बाद में भी उतनी ही रही होगी या कम ज़्यादा हो जाएगी। यार पहले 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी घोल दी, ठीक है, फिर आपने पानी का अमाउंट बढ़ा दिया, 2 गिलास कर दिया, लेकिन चीनी का अमाउंट तो उतना ही रहा, 1 चम्मच है ना। तो उसी तरीके से जो आपके पास सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो मोल्स होंगे वो आपके पास फिक्स रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो मोल्स ऑफ शुगर होंगे वो इक्वल रहेंगे। यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे n मोल्स थे तो यहाँ पे भी शुगर के मोल्स कितने रहेंगे, n, क्योंकि शुगर के अमाउंट में तो चेंज आया ही नहीं है। अब मुझे आप मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ, क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप मोल्स निकालो, ये क्या आएंगे, M1V1। यहाँ पे मोल्स निकालो, ये क्या आएंगे, M2V2। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों मोल्स क्या हैं, बराबर हैं, है ना। यहाँ पे दोनों मोल्स क्या हैं, अगर मैं इसको N1 ले रहा हूँ और इसको N2 ले रहा हूँ तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम M1V1 को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं किससे, M2V2 से। ठीक है, तो यही हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है।
V2 क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, है ना। कई बार ये नहीं बताएंगे कितना वाटर ऐड किया, वो ये कहेंगे इतना वाटर ऐड कर दिया कि फाइनल वॉल्यूम कुछ हो गया, है ना। तो V2 जो होता है वो फाइनल वॉल्यूम होता है और V1 होता है आपका इनिशियल वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इसी को डाइल्यूशन फॉर्मूला कहा जाता है और इससे आप डाइल्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हो। अभी कराएंगे क्वेश्चन, देखो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसको नोट करो, आप देख लो। चलो आगे फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले खुद ट्राई करना आप लोग। देखो दिख रहा है ना, कंप्लीट, और नीचे कर लो। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें, 29.2% वेट बाय वेट HCl का सॉल्यूशन है। 29.2% क्या है, वेट बाय वेट HCl का सॉल्यूशन है और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है सर, वेट बाय वेट कह लो, मास बाय मास कह लो, बात सेम है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपसे वॉल्यूम क्या होगा स्टॉक सॉल्यूशन का। स्टॉक का मतलब होता है जिससे आपने स्टार्ट किया था, है ना। स्टॉक मतलब है जो स्टार्टिंग वाला सॉल्यूशन है, वो उसकी बात कर रहे हैं। चल कितना लगेगा उसकी वॉल्यूम, अगर हमें फाइनल सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम कितना हो 200 ml, ठीक है, और जिसकी मोलरिटी हो 0.4 m, यहाँ पे m मिसिंग है तो आप क्या कर लेना, m ऐड कर लेना, क्योंकि 0.4 HCl का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना। उसकी कंसंट्रेशन 0.4 m है। ठीक है, तो सर कुछ ना कुछ डाइल्यूशन वाला केस लग रहा है, पहले कुछ था फिर बाद में आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया और क्या हो गया, मोलरिटी बदल गई। तो मैंने इसके लिए आपको बताया है फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2। V1 तो निकालना ही है सर, है ना, स्टॉक सॉल्यूशन कितना ऐड कर रहे हैं वो तो निकालना है V1, लेकिन M1 कहीं दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में। तो मैंने कहा यार एक फॉर्मूला हमने लास्ट सेशन में किया था जिसमें हम मोलरिटी निकालते थे डायरेक्ट, किससे, देखो हम मोलरिटी निकालते थे मास बाय मास परसेंटेज से और डेंसिटी से। जरा उसका फॉर्मूला देखना आप, क्या था उसका फॉर्मूला, था परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10, और डिवाइड किससे करते थे, डिवाइड कर देते थे आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, तो हमें परसेंटेज बाय मास कितना दिया है, 29.2 दिया है, डेंसिटी कितनी दी है 1.25 दी है, और 10 तो ये था ही, और सॉल्यूट क्या है HCl, तो H का वेट कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो HCl का वेट कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। ठीक, अब जब आप ऊपर वाले क्वांटिटीज को क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 365 आते हुए और नीचे क्या है 36.5 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि जो M1 की वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी है 10 मोलर है, और V1 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं M2 की, तो M2 कितना है 0.4 मोलर है, और वॉल्यूम कितनी बना रहे हो आप 200 ml। तो यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो भी ml में और जो दिया है वो भी ml में, तो ठीक है। अगर लीटर में होता तो हम कन्वर्ट करते। अब लगाओ अपना डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला, M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, M1 पता है सर 10, V1 निकालना है, M2 पता है 0.4, V2 पता है 200। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो V1 कितना आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 ml आपको HCl स्टार्टिंग में यूज़ करना है, जिसमें कि आप डाइल्यूशन के बाद कितना कर लोगे उसको 200 ml और मोलरिटी हो जाएगी 0.4 मोलर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8 ml। ठीक है, NAT टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, JEE मेंस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करो, देखो आप कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, सही है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं और हम अब मिक्सचर्स की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं दो अलग अलग स्पीसीज को क्या कर दूं मिक्स, तो उसके बाद क्या रहेगी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, वो देखना है। ठीक है, देखते हैं, चलो विजिबल है, ठीक है।
देखो यहाँ पे ना n फैक्टर तो आपने पढ़ा है, इक्विवेलेंट्स भी आपने निकाले थे कि नहीं निकाले थे यार? फॉर्मूला क्या था नॉर्मेलिटी का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम। तो वही ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पे। देखो क्या था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और अपॉन में वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर कोई आपसे कहे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बता दो, तो आप कहोगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। क्या बोलोगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी को आप क्या लिख सकते हो? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर भी लिख सकते हो। अब सर कितने फॉर्मूले हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स के, ऐसे कैसे याद करेंगे? तो मैंने कहा आपको एक निमोनिक दे देते हैं, वहाँ से आप याद कर लेना। बट उसके लिए आपको सबके साथ समर वेकेशन चल रहे हैं, घूमने जाना है, और सबके साथ मतलब फिर फैमिली मेम्बर्स में तो सभी आ जाएंगे, मैन एंड वुमेन, है ना? तो उनका यूज़ होगा यहाँ पे। निमोनिक देखो आप, मैं क्या लिख रहा हूँ, निमोनिक आपके सामने लिख रहा हूं, वी इन वेन। कैपिटल लेटर्स का रोल है, ठीक है? वी इन वेन विद मैन एंड वुमेन। यहां पे वुमेन की स्पेलिंग ये है, ठीक है? चलो, कैपिटल लेटर्स का रोल है, तो कैपिटल लेटर्स को आप देखो जरा, ये दिखेगा कलर? ठीक है, दिख रहा है। देखो W अपॉन ई का मतलब क्या है? इसका मतलब है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। और V से यहाँ पे वॉल्यूम है, और N से क्या है? नॉर्मेलिटी। M से यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और N से क्या है? N फैक्टर है। N फैक्टर निकालना बता दिया था, ठीक है? और यहाँ पे V से वॉल्यूम, M से मोलैरिटी, और N से क्या है? N फैक्टर, ठीक है? तो देखो कैपिटल लेटर्स का रोल है, और इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपके लिख दिए। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स इंटू N फैक्टर, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। ठीक, ध्यान रखना वॉल्यूम का, अगर लीटर में है तो क्या आएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, और अगर किस में है वॉल्यूम? ml में, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे। उसका ध्यान रखना आप, ठीक है? अब मैं आगे बात करता हूं आपसे मिक्सचर्स की नॉर्मेलिटी की। तो देखो डिपेंड करेगा सर उनका नेचर कैसा है, ठीक है? अगर दोनों एसिड हुए, ठीक है, देखो अगर मैं दो मिक्सचर्स को ऐड कर रहा हूं और दोनों में क्या रखा हुआ है? एसिड रखा हुआ है, तो किस तरीके से आप मोलैरिटी निकालोगे? देखो पहले जो एसिड है उसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, N फैक्टर क्या है? 1। ऐसे ही जो दूसरी एसिड है उसकी मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2, और N फैक्टर क्या है? 2 है। तो देखो जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसकी मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक, तो आप मल्टीप्लाई कर देना इक्विवेलेंट्स को। यहाँ से इक्विवेलेंट क्या आएंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर लगा दो। तो M1 V1 और N फैक्टर ऑफ 1 प्लस कर देना M2 V2 N फैक्टर ऑफ 2, और डिवाइड किससे करोगे यार? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था ना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या? वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा नीचे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपने मोलैरिटी निकाल ली किसकी? रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। फॉर्मूला ये है। इसी तरीके से बेस होते तो बेस के लिए N फैक्टर उसका हिसाब से होता, फॉर्मूला यही रहता। और यहाँ पे आप मॉड लगा लो, आगे चल के इसका यूज़ पता लगेगा। मॉड का मतलब अंदर कोई भी चीज़ आए, बाहर जब वो आएगी तो कैसी हो जाएगी? प्लस की। तो यहाँ पे हमने जो मिक्सिंग करी है, ठीक है, यहाँ पे जो केस था वो मिक्सिंग सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हुई है, मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तब क्या होगा देखना। ठीक, तो मैं उसको ऊपर बता देता हूं ताकि दोनों फॉर्मूले एक ही जगह हो जाएं आपके पास। देखो इसको नोट कर लेना बैक करके अगर नहीं किया होगा। ये लो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जब डिफरेंट केस हो, है ना, डिफरेंट वाला केस हो। देखो ये रह गया यहाँ से,
लो, अब जो केस की बात कर रहे हैं वो है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। डिफरेंट टाइप का मतलब एक एसिड होगा एक बेस होगा, तो होगा क्या, फिर उनमें आपस में रिएक्शन हो जाएगी, तो आप ऐड नहीं कर सकते। अब रिएक्शन होगी तो उनका अमाउंट कुछ कम होगा। मान लो एसिड में आपने बेस मिक्स कर दिया तो एसिड बेस रिएक्ट कर जाएंगे और उनका जो अमाउंट ऐड ना करने की बजाय अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो समझना इसको। एक बार मेरे पास बीकर में एसिड है जिसकी मोलैरिटी m1, वॉल्यूम v1 और n फैक्टर 1 है। इसमें मैंने कोई बेस मिक्स किया और उसकी मोलैरिटी m2, वॉल्यूम v2 और n फैक्टर क्या है इसका 2 है। तो मैंने कहा जो मिक्सचर निकल के आया मुझे उसकी आप क्या बता दो, मोलैरिटी बता दो। तो आप कहोगे सर इक्विवेलेंट्स निकाल लो, आप इक्विवेलेंट्स निकाल लो m1 v1 n फैक्टर 1, बट इस बार माइनस करना बिकॉज ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इनका अमाउंट कम होगा और नीचे टोटल वॉल्यूम रहेगा ही। साइन से घबराना नहीं है, मॉड लगा हुआ है, मतलब अगर अंदर माइनस भी बन रहा है तो बाहर आके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, जब आप अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या करोगे, मिक्स करोगे। ठीक है, तो हमने सेम टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट को भी मिक्स कर लिया और अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी। अब अगर इसमें से नॉर्मेलिटी पूछा जाएगा तो यही क्या है यार, नॉर्मेलिटी भी तो यही होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी नॉर्मेलिटी भी आ सकती है। मोलैरिटी पता लग गई तो नॉर्मेलिटी में क्या दिक्कत है, नॉर्मेलिटी आ जाएगा मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करेंगे इस पे, देख लो, नोट कर लो आप। ये लो, बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें दिया है कि नॉर्मेलिटी H2SO4 की बताओ सॉल्यूशन में, ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, है ना, 0.1 मोलर H2SO4 है आपके पास। चलो दिख रहा है, मैं देख रहा था भाई साहब दिख रहा है या नहीं, और निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला चलेगा, है ना, आपके पास वही फॉर्मूला चलेगा जो पहले था। देखो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है H2SO4 की, किसमें, जो सॉल्यूशन बना है 100 ml आपका क्या हो गया V1, नोट करते चला करो क्या क्या क्वांटिटी है, ये क्या हो गया m1। ठीक है, n फैक्टर बताओ H2SO4 के लिए, सर H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज उसके पास 2 H+ आयंस हैं। ये क्या हो गया V2 50 ml, ये हो गया m2। डाटा देखते चलो। अब ये बेस है, बेस का n फैक्टर क्या होता है, जितने वो H+ आयंस दे दे, वो OH- आयंस दे दे। ठीक है, तो हमें सारी बातें पता लग गई। अब हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या होता है सर, m1 v1 n फैक्टर 1 माइनस कर देंगे m2 v2 n फैक्टर ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। करो तो इनको जरा, m1 कितना दे रखा है 0.1, वॉल्यूम दोनों जगह ml में तो कन्वर्ट मत करना, कैंसिल हो जाएगा। इसका n फैक्टर कितना है 2 है। अब दूसरे की बातें देखो, यहाँ पे 0.1 इंटू 50 और n फैक्टर कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम V1 था और V2 था उसको मिक्स कर दो तो टोटल वॉल्यूम उनको ऐड करके आएगा। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 20 है ना, ये हो जाएगा 20। और इसको जब सॉल्व करोगे आप डेसिमल हटाओगे, नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 5। और टोटल वॉल्यूम क्या चल रही है 250। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये आ गया 15/250। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, मैथ ऐसी है अपनी तो साथ साथ सॉल्व कर लेना। 3 और ये कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 50। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 50 को मतलब 3 को डिवाइड करना है तो क्या क्या आ सकता है, देखो तो मेरे हिसाब से 0.6 आना चाहिए क्या। देखो सॉल्व कर लो इसको, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये 15 ऊपर था, 5 से कैंसिल किया 3 आ गया, ये 50 आ गया। तो जब इसको आपने सॉल्व किया, पॉइंट लगाया 0 और इसके बाद क्या आ जाएगा
0.06 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई है। लेकिन हमसे पूछा किस में है, हमसे पूछा है नियरेस्ट इंटीजर में, और 10 की पावर -1 लगा रखा है। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से देख लेना, वॉल्यूम यही है अपनी 100, अच्छा ये 50 है ना, यहाँ क्या है 50, इसको जरा क्लियर करें तो सारा ही क्लियर होगी कहानी। ये लो, यहाँ पे क्या है 50 है, तो नीचे क्या आएगा 150 आएगा, और 150 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 3/30 आ जाएगा। फिर देखो 3/30 को क्या लिख सकते हो आप, 1/10 लिख सकते हो, और 1/10 को क्या लिख सकते हो 0.1। इसी को हम 1 × 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1। NAT में आया था, मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो कोशिश करना कि इसको अटेम्प्ट करना है ना। और आंसर सही हुआ तो मिलेंगे 4 मार्क्स, गलत हुआ तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए इस पर रिस्क ले सकते हो। चलो फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। ये लो, द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। देखो अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट कब बनेगा, जब रिएक्शन होगी, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए रिएक्शन कराने के लिए एक लॉ होता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो पहले उसको समझ लो आप। देखो पहले हमें समझाना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हटाओ उसको यार, लो हट क्यों नहीं रहा है। देखो अभी अपने आप गायब होगा। लो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर कोई भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, है ना, तो उनके इक्विवेलेंट्स बराबर रिएक्ट करेंगे। अगर आपके पास मान लो A और B रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं C, तो हो सकता है A और B के मोल्स बराबर रिएक्ट करें भी या ना भी करें। हो सकता है A और B का जो वेट है वो बराबर रिएक्ट करे भी या ना भी करे, लेकिन जो इक्विवेलेंट्स होंगे, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट जिनको आप बोलते हो, ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर रिएक्ट करेंगे। A के ग्राम इक्विवेलेंट जितने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही B के करेंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके बनेंगे, C के बनेंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, है ना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो आप यहाँ पे इसके बाद जो रिएक्शन है आपके पास वो देखना आप, क्या है रिएक्शन, H2SO4 को रिएक्ट करवाया हमने किसके साथ, NaOH के साथ। क्या रिएक्शन पॉसिबल है, एसिड है और बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, और बनेगा क्या, Na2SO4 बनेगा, और साथ में वाटर रिलीज होगा बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। H2SO4 के इक्विवेलेंट निकालो, वॉल्यूम 2 लीटर, मोलरिटी 0.2, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर करके मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैं इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल रहा हूँ, किसके, H2SO4 के। तो कैसे आएंगे, देखो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर करके 2 इंटू 0.2, और एन फैक्टर भी कितना है, 2 है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8, यानी कि 0.8 इक्विवेलेंट है H2SO4 के। NaOH के देखो, वॉल्यूम 2 लीटर, मोलरिटी 0.1, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 2 इंटू 0.1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2। और मैंने आपको क्या बताया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में, कि रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करते हैं। तो अगर इसके पास 0.2 इक्विवेलेंट है तो H2SO4 के भी क्या रिएक्ट करेंगे, 0.2 इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, और Na2SO4 कितना बन जाएगा, 0.2 इक्विवेलेंट। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स आते हों, एक फॉर्मूला था,
है ना, वो मेन जहाँ पे आया था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो सर हमारे को एक फॉर्मूला पता है ग्राम इक्विवेलेंट्स का, जो क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, सॉरी Na2SO4 का 0.2। मोल्स तो पता नहीं है, एन फैक्टर भी नहीं पता है, मत कह देना भाई सॉल्ट है ये, है ना। तो सॉल्ट ये किस में ब्रेक होगा, 2Na+ और SO4 2-। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर क्या देख लो, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी 2 है और टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 2 है। तो यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे Na2SO4 के 0.1। Na2SO4 के मोल्स कितने हैं, 0.1 है। अब इसके बाद आपको मोलरिटी निकालनी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। देखो तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2 लीटर ये मिक्स किया है, 2 लीटर ये मिक्स किया है, तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगी आपके पास, वो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी आपके पास 4 लीटर, है ना। फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4 लीटर हो जाएगी। अब लगा दो इसको मोलरिटी के फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.1, और वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम हो रही है 2 + 2 4 लीटर। लीटर है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0. अभी 1 तो होगा नहीं सॉल्व, एक बार और 0 लगाना पड़ेगा, 8 के लिए 2, और फिर सॉल्व कर लोगे तो 0.025। ये क्या है इसकी यूनिट, ये है मोलर, है ना। लेकिन हमें मिली मोलर में बताना है, तो इसको कैसे लिख लेना आप, 25 × 10⁻³ मोलर। और इसी चीज को फिर आप क्या बोल दोगे, इसी चीज को आप मिली मोलर बोल दोगे। तो अपना आंसर क्या आ गया, 25 मिली मोलर। जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा, 25 मिली मोलर। तो ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 22 का, ये एग्जाम में पूछा हुआ। देखो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जेई के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो नीट का क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसमें आप पढ़ो तब तक, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना। हमसे क्या पूछा है, नाइट्रिक एसिड का कितना वेट, ग्राम बोल रहे हैं ना, हाउ मेनी ग्राम्स। तो इस बार आपसे क्या पूछ रखा है, वेट पूछा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.0 मोलर HNO3। मतलब स्टार्टिंग में आपके पास नाइट्रिक एसिड है, अब उसकी आप कंसंट्रेशन चेंज करना चाह रहे हो, उसकी आप कंसंट्रेशन क्या करना चाह रहे हो, चेंज। तो यार कहीं ना कहीं ये डाइल्यूशन वाला केस है, और ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले हमने किया था। देखो 70% बोले तो वेट परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। कहीं पे डेंसिटी दी है क्या, 70% HNO3, डेंसिटी तो यहाँ पे गिवन नहीं है नाइट्रिक एसिड की, है ना। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको क्या करोगे, मोलरिटी कैलकुलेट करोगे, और फिर मोलरिटी से हेल्प से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। जैसे इनिशियल मोलरिटी क्या होगी, देखो मास बाई मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू क्या आ जाएगा 10, और डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड में आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। डिवाइड में क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 36.5, नहीं यार HNO3 है 68 होगा, है ना। मैं इसकी डेंसिटी देखता हूँ, चलो क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है, इसमें हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, बिना डेंसिटी के काम नहीं कर सकते, क्योंकि मोलरिटी नहीं आएगी, और मोलरिटी नहीं आएगी तो वॉल्यूम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, है ना। 2 मोलर HNO3 कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% बाय वेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे केवल वेट ही दे रखा है, और कोई चीज तो दी नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, 70% HNO3 का मतलब क्या हो गया, देखो कि 70 ग्राम ऑफ HNO3 कहाँ पे, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें,
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहाँ से भी अगर आप HNO3 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको फिर भी डेंसिटी चाहिए होगी, है ना। तो डेंसिटी यहाँ पे मिसिंग है अपने पास, इसको देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में। देखो और क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसमें इनसफिशिएंट था, अब डेंसिटी अपने मन से तो लगा नहीं सकते हैं। ये वाला देखो, तो अब देखो इसमें डेंसिटी दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है आपको, डेंसिटी गिवन है 98% बाय मास है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.80। तो यहाँ से आप मोलरिटी निकालो पहले H2SO4 की। क्या आएगी मोलरिटी, जो M1 है ना स्टार्टिंग में, वो क्या आएगा, अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, मास बाई मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा 10, और डिवाइड किससे करते हो आप, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो कौन सा एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हो, H2SO4 का, और H2SO4 का जब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 98 आएगा, करके देख लेना। मास बाई मास परसेंटेज कितना है 98, डेंसिटी कितनी है 1.80, और 10 तो यहाँ पे है ही अपने पास। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट भी 98 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 18 मोलर आ रहा है। तो M1 आपको पता लग गया 18। अब इसकी कितनी वॉल्यूम V1 आपको निकालना है, और क्या दिया है टू मेक 1 लीटर, जो आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो उसकी वॉल्यूम आएगी 1 लीटर, और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी बता रखी है 0.1। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे डाइल्यूशन फॉर्मूला लग जाएगा M1V1 बराबर M2V2 लगा दो। M1 कितना 18, वॉल्यूम सर पता नहीं है, M2 कितना है 0.1, वॉल्यूम कितनी है 1। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 18, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आता है, एक बात याद रखो, 1000 को अगर डिवाइड करते हो 18 से तो 55.55 आता है, फ्रिक्वेंटली यूज होगा। 100 को करोगे तो 5.5 आएगा, उसी तरीके से 10 को करोगे तो 0.5, और 1 को करोगे तो 0.05, 0.05 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और देखो आप यहाँ पे ml में पूछा है आंसर, ठीक है। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है 0.005 लीटर, लेकिन ml में पूछ लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा 5 ml। तो आपको कितनी वॉल्यूम रखनी है उसकी, 5 ml कोई है अपने पास, है ना, 5.55, ये आगे चल रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, आगे तक जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा 5.5 आंसर आ जाएगा। नीट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, और देखो कॉन्सेप्ट वही है अपना, कौन सा, डाइल्यूशन फॉर्मूला। बताओ है कोई समस्या इसमें, नहीं? तो फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग बताना, पॉज करके सॉल्व करना और आंसर बताना मेरे को। नीट का ही है, थोड़ा पुराना सा क्वेश्चन है, 2002 का, देखो बट रिपीट होने के चांसेस पुराने के ज़्यादा, नए वाले सभी प्रैक्टिस करके जाएंगे। मिक्सिंग का ही केस है, और देखो क्या मिक्स कर रहे हो आप, NaOH और NaOH, मतलब कौन सा वाला केस है जिसमें आप सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्स करते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या कर निकाला था हमने मोलरिटी का, M1V1 प्लस M2V2, और डिवाइड किससे कर देते थे, टोटल वॉल्यूम से। तो देखो यहाँ पे M1 कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और V1 कितना दे रखा है 2.5, 1 इंटू 2.5। और अगला पढ़ो, अगला जो NaOH है उसकी वॉल्यूम कितनी है 3, और मोलरिटी है 0.5। नीचे वॉल्यूम सेट हो जाएंगी 2.5 और 3, सॉल्व करना रह गया, कर लोगे। देखो 2.5 प्लस कितना आ जाएगा 1.5, और नीचे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करना तो ये 4.0 और 5.5 कैंसिलाइज करोगे तो 8/11 यानी कि 0.72 के आसपास या 3 के आसपास आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंपल डाइल्यूशन का कह लो या मिक्सिंग का कह लो, मिक्सिंग का ज़्यादा सही है, ठीक है। ये देखो 9 इसका है 1999, वो सन था जिस सन पे हम धरती पे आए थे, है ना, तो उस ईयर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड, ये डाई बेसिक का क्या मतलब है सर, बेसिसिटी बताया था आपको, बेसिसिटी का मतलब क्या बताया था,
बेसिसिटी का मतलब था नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड बाय एसिड, उसी को आप क्या बोलते थे, बेसिसिटी, और वही किसके इक्वल होता था, N फैक्टर के। तो डाई बेसिक का मतलब बेसिसिटी 2 है, यानी कि इस एसिड का N फैक्टर कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। उसके बाद इसको मिक्स कर दिया हमने 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए, टू गिव स्ट्रेंथ 0.1 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताओ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में क्या था, वॉल्यूम। फिर जब आप आगे सॉल्व करते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को, तो एक फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर अपॉन में वॉल्यूम। क्या आपको N फैक्टर मिल गया एसिड का? हाँ सर मिल गया। कितना है, 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, निकाल लेंगे। वॉल्यूम कितना है, 100 ml। ml में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, लीटर में। 1000 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है, नॉर्मेलिटी 0.1 है, देखो 0.1 और 20 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। इनको फर्दर सॉल्व कर लेना तो ये कितना आएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -2, ये है ना 100, ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास मोल्स कितने आ रहे हैं, 5 इंटू 10 की पावर -3। अब आपको मोल्स का फॉर्मूला पता है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ। मोल्स का फॉर्मूला होता है सर गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मोल्स किसके बराबर है, 5 इंटू 10 की पावर -3। वेट तो निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट डाई बेसिक एसिड का दे रखा है 200। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 पहले से है तो वेट कितना आ जाएगा, 1 ग्राम। वेट कितना आ जाएगा, 1 ग्राम। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। है भी, और हाँ है। तो देखो जेई का क्वेश्चन है 2022 का, इसमें न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, एसिड बेस की रिएक्शन। और जब भी रिएक्शन होती है तो कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो ध्यान से, जो एसिड है उसकी वॉल्यूम दे रखी है 10 ml और मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 m। अब उसको मिक्स कर दिया आपने 30 ml बेस के साथ। तो जरा एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स निकालो, तो निकालो। एसिड के कितने इक्विवेलेंट्स आएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर वाला। वॉल्यूम 10, मोलैरिटी 0.1, N फैक्टर तो निकालना है, वही क्या हो जाएगी, एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी। तो ये कितना आ रहा है, 1 इंटू N फैक्टर। बेस की बात करो तो बेस के लिए आपको क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दी है 30 ml, मोलैरिटी दी है 0.05, और बेस क्या दिया है, MOH का होल ट्वाइस। तो इसकी बेसिसिटी क्या, मतलब N फैक्टर कितना हो जाएगा, जितने ये OH माइनस आयंस पानी में रिलीज करेगा। कितने हैं इसके पास, 2, तो 2 आयंस रिलीज कर देगा ये। और इसकी जो आपको इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, सॉल्व करो तो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 से कैंसिल, तो ये कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। कितने आ रहे हैं, 3 बच रहा है ना, सब तो कैंसिल हो गया। तो बेस के इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, बेस के इक्विवेलेंट आ रहे हैं आपके पास 3, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन के इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के तहत एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर। तो बराबर रखने पड़ेंगे। फिर एसिड के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स थे वो N फैक्टर था, और ये कितना था, 3। तो जो एसिड है उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है। और है क्या अपने पास कोई और है, देखो ये तो बता दो यार, एक क्वेश्चन तो बता ही दो। देखो 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH was added to 500 ml of 1 मोलर HCl। तो NaOH क्या है, बेस, और HCl क्या है, एसिड। अब आपको पता है एसिड बेस मतलब रिएक्शन का केस, रिएक्शन मतलब इक्विवेलेंट निकालने हैं सर। मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दी है, तो NaOH के इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे,
NaOH के इक्विवेलेंट हो जाएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो ये कितना आ जाएंगे 125। इसके बाद आप HCl के इक्विवेलेंट्स निकालो, वो कैसे आएंगे? वो आएंगे इसी फॉर्मूले से, मोलैरिटी 1 वॉल्यूम 500 और HCl का एन फैक्टर कितना होता है 1, एक ही H तो है उसके पास। फिर NaOH के इक्विवेलेंट 125 हैं तो HCl के भी कितने इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे 125। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl लेफ्ट वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके पास 375। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट्स कितने 375, इक्विवेलेंट्स कितने हैं आपके पास 375, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है हमारे को, और एन फैक्टर कितना है HCl का 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 375। इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे भाई? एक मोल में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना आप? इसको मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर से, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ वॉल्यूम किस में चल रही थी? ml में। तो ये जो मोल्स आए होंगे ये क्या आए होंगे आपके पास, है ना? यहाँ से जो मोल्स आएंगे वो मिली मोल्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ml था, तो ये मोल्स ना होके क्या आए थे? मिली मोल्स थे ये। मिली मोल्स मतलब 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, लो कर ही देते हैं, है ना, कैलकुलेटर निकाल के, ताकि थोड़ा सा अपना टाइम सेव हो जाए। एक आध क्वेश्चन और कर लें। 375 इंटू 6.022, तो यहाँ से कितना आ रहा है? ये यहाँ दिखेगा नीचे, हाँ देखो 2258.25, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 20। हमसे पूछा किस में है? 10 की पावर 21 में। तो लेफ्ट में जब डेसिमल आता है, ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है? पावर में पॉजिटिव होती है। अभी यहाँ पे है डेसिमल और 10 की पावर कितनी है 20, एक प्लेस पीछे करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 21। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो इसको राउंड ऑफ कर लेना, 226 लिख लेना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 226 हो जाएगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। इसमें आपके पास जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो एन फैक्टर का लगेगा। देखो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा? देखो Fe2 प्लस एसिडिक मीडियम में है यार, ये रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट है। देखो Cr2O7 जो होता है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एजेंट लोग क्या होते हैं जो काम करवाते हैं? LIC एजेंट है, LIC पॉलिसीज बनवाएगा ना दूसरों के लिए, अपने लिए थोड़ी। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद को थोड़ी ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को तो रिड्यूस करेगा, और दूसरी स्पीसीज को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। खुद रिड्यूस होता है ये Cr3 प्लस में, और Fe2 प्लस को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? Fe3 प्लस में। यहाँ से एन फैक्टर कैसे आएगा सर? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखो, यहाँ जब आप निकालोगे तो +6 आएगी, यहाँ निकालोगे तो दिख ही रहा है साफ साफ +3। चेंज कितने का आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है, बट एक क्रोमियम एटम के लिए 3 का चेंज है, और क्रोमियम एटम है कितने? 2, तो दोनों के लिए चेंज 6 का आएगा। यहाँ देखो Fe2 प्लस से कहाँ जा रहा है? 3 प्लस में, एक का चेंज आ रहा है, एक ही एटम है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो हमें एन फैक्टर तो पता लग गए। एन फैक्टर पता लग गए तो इक्विवेलेंट नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं सर, क्योंकि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। देखो 15 ml Fe2 प्लस है और ये क्या है 20 ml 0.03 मोलर, तो ये वाला ना लगा के ये वाला लगा दो। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितनी है 0.03, वॉल्यूम कितनी है 20 ml, और एन फैक्टर कितना है इसका 6 है। ml में वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, और इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए क्या करना? 1000 से चाहो तो इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड बाद में कर लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी?
Fe2+ के इक्विवेलेंट्स की। तो देखो वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी है और एन फैक्टर कितना है 1, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर रख दो। अब तो कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कहता है कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं आपके पास उनके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, ये 15 है, ठीक है। m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, 0.03 इंटू 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय क्या 15। यहाँ से सॉल्व करोगे ये आएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। 4 इंटू 6 कितना आ रहा है 24, और इसको सॉल्व कर लोगे आप तो देखो 24, ये ऊपर आएगा 10 की पावर -2। तो आपका आंसर कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अपने नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, डाइल्यूशन फॉर्मूले से रिलेटेड और एसिड बेस मिक्सिंग की वजह से जो कंसंट्रेशन आएगी उसके लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, स्टोइचियोमेट्री या लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रिवाइज करो। थैंक यू।